ये कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जिसे एक फौजी की पत्नी से प्यार हो जाता है और फिर उस फौजी के मरने के बाद वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। अब इसके बाद उन दोनों के बीच में आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है समर ऑफ 42 और ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम हरमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने दो दोस्त पाइथन पेनिस और गंड फकीर के साथ बीच पर खेल रहा होता है। इसी दौरान उनकी नजर एक सिपाही पर पड़ती है जो कि अपनी पत्नी पनौती के साथ एक घर में रहता था। फिर जब हरमन पनौती को देखता है तो वो एक बावली गांड की तरह उसके प्यार में पागल हो जाता है। वो उसके पति की जगह खुद को इमेजिन करने लगता है जो कि पनौती की दबा कर ले रहा है और उस दिन के बाद से वो हर वक्त सिर्फ पनौती के बारे में ही सोचता रहता है। फिर एक दिन वो पनौती को फिर से देखता है जो कि अपने पति को गुड बाय बोलने आई थी क्योंकि उसका पति वॉर में लड़ने जा रहा था। अब ये देखकर हरमन और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये पनौती पूरी तरह अकेली थी और उसके पास सिर्फ यही मौका था उसके साथ घचाघच करने का। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों चूतियों के अंदर हवस की आग भड़कती जा रही थी और ये तीनों जल्दी से जल्दी बड़े होना चाहते थे ताकि वो किसी की प्यारी सी तितली को चमगादड़ बना सकें। इसलिए गंड फकीर अपने घर से एक घचाघच की किताब चुरा कर लाता था जिसको पढ़कर वो तीनों रोज अपनी हाथ गाड़ी चलाया करते थे। फिर एक दिन ऐसे ही पनौती बीच पर धूप सेकने के लिए आती है और वहाँ पर वो तीनों चूतिए भी मौजूद होते हैं जिनमें से दो चूतिए हरमन को पनौती से बात करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। फिर हरमन जैसे तैसे करके उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंचता है तभी उसके दोस्त पीछे से उसको आवाज लगाते हैं, ओए हरमन भड़वे, हरमन मादरचोद। जिसको सुनकर हरमन घबरा जाता है और अपनी गांड उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अब हरमन अपने दोस्तों के इस मजाक से खुश नहीं था जिस वजह से उसके और पाइथन पेनिस के बीच लड़ाई हो जाती है। अब देखते ही देखते उन दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है जिस वजह से पाइथन पेनिस और गंड फकीर हरमन को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम को जब हरमन बाजार में भटक रहा होता है तभी वो वहाँ पर पनौती को देखता है जिसको सामान उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब मौका पाकर हरमन पनौती के पास जाता है और उसकी मदद करता है। फिर वो उसका सामान उठाकर उसके घर तक ले जाता है जहाँ पर पनौती उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके लिए कॉफी बनाती है। इसके बाद वो हरमन से उसके बारे में पूछने लगती है जिस पर वो बताता है कि मैं स्कूल के बाद आर्मी ज्वाइन करूंगा। वो अपने आप को अपनी उम्र से बड़ा दिखाना चाहता था इसलिए वो कहता है कि मैं कॉफी पीता हूँ वो भी बिना दूध की क्योंकि दूध तो तुम मुझे बाद में पिला ही दोगी। इसके साथ ही वो पनौती को अपने बारे में बहुत सारी झूठी बातें बोलने लगता है जिससे कि पनौती को लगे कि हरमन कोई बच्चा नहीं है। फिर उसके घर से बाहर आने पर उसे उसके चूतिए दोस्त मिलते हैं जो उसे कहते हैं कि हमने 3 लड़कियों का जुगाड़ कर लिया है और आज रात को हम उनके साथ मूवी देखने जाएंगे। फिर उसी रात वो तीनों भाईजान की मूवी देखने जाते हैं और वहाँ पर वो तीनों लड़कियां भी पहुँच जाती हैं। तभी उन लड़कियों को देखकर गंड फकीर अचानक घबरा जाता है और वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर ये दोनों ही बचे थे इसलिए उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की की पिछवाड़े पर लात मारकर उसे भगा दिया जाता है और बाकी बची हुई दोनों लड़कियां हरमन और पाइथन पेनिस के साथ मूवी देखने अंदर चली जाती हैं। वहीं हरमन जब अंदर जा रहा होता है तभी वहाँ पर उसे पनौती मिलती है जो उससे कुछ जरूरी काम करवाने के लिए अगले दिन उसे अपने घर पर बुलाती है। अब दोस्तों आप खुद ही समझ जाओ कि ये जरूरी काम क्या होगा। अगले दिन हरमन नहा धोकर सीधा पनौती के घर पहुंच जाता है ये सोचते हुए कि आज तो पूरी रात दंगल होगा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही पनौती उसे अपने घर का काम करवाने लग जाती है। फिर काम पूरा होने पर हरमन जैसे तैसे अपनी दिल की बात पनौती को बता देता है और उसे कहता है कि वो आई शहर में लोगों ने उसे घूरा, ब्रा खोल उसका दूध पी गए पूरा। गंड बेदक आया और उसका दाम बोल दिया, वो कुछ कहे उससे पहले उसका नाड़ा खोल दिया। गंड बेदक की हरकतें बहुत गंदी थी, अगले ही पल उसके हाथ में उसकी कच्छी थी। बेड पर चादर रंग बिरंगी थी, कुछ ही पलों में वो पूरी नंगी थी। गंड बेदक के पास ना आईपीएल ना निरोध था, उसके मन में बस इसी बात का विरोध था। वो डरती रही और करती रही, करने से पहले वो जितना खिलखिला रही थी बेड पर वो उतना ही चिल्ला रही थी। गंड बेदक उसकी हूद की वादियों में खो गया, नीचे देख बहन की घोड़ी मेरा भी खड़ा हो गया। अभी सुनकर पनौती मुस्कुराने लगती है और वो हरमन के माथे पर एक किस करती है। अब यहाँ पर हरमन पनौती से प्यार करने लग गया था लेकिन पाइथन पेनिस का ध्यान तो सिर्फ एक ही चीज पर था और वो हरमन को भी यही एडवाइस देता है कि उसे जल्दी से जल्दी पनौती के साथ घचाघच कर लेना चाहिए। इसके साथ ही वो हरमन को ये भी बताता है कि आज रात हम उन दोनों लड़कियों को बीच पर ले जाने वाले हैं और वहाँ पर हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। फिर रात को पाइथन पेनिस अपनी बंदी पिंकी के साथ घचाघच करने के लिए जंगलों के बीच में चला जाता है और वहीं हरमन दूसरी लड़की चिंकी के साथ बीच पर बैठा हुआ बातें कर रहा होता है। यहाँ पर इस लड़की को पता नहीं था कि पाइथन पेनिस उसकी दोस्त के साथ क्या कर रहा है, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि इन दोनों ने उसे यहाँ पर बजाने के लिए बुलाया है तो चिंकी तुरंत अपना पिछवाड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। अब हरमन पूरी रात उसी बीच पर अकेला घूमता रहता है और फिर सुबह होते ही वो पनौती से मिलने उसके घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि पनौती किसी को चिट्ठी लिख रही होती है। हरमन उससे पूछता है कि अगर आज रात को मैं तुम्हारे घर पर आऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जिस पर पनौती बोलती है कि नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। फिर शाम को हरमन तैयार होकर पनौती के घर की तरफ निकल ही रहा था तभी उसे रास्ते में पाइथन पेनिस मिलता है जो उसे बताता है कि उसका और उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी का ब्रेकअप हो गया और वो उसे छोड़कर शहर चली गई। लेकिन हरमन अब मर्द बन चुका था इसलिए वो उसकी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता। अब ये देखकर पाइथन पेनिस गुस्सा हो जाता है और वो हरमन से झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब हरमन पनौती के घर पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है और हर तरफ सन्नाटा है। हरमन जब वहाँ पर उसे ढूंढने लगता है तो उसे वहाँ पर पड़े हुए एक टेलीग्राम से पता चलता है कि पनौती का पति वॉर में शहीद हो गया है। अब वो उस टेलीग्राम को पढ़ ही रहा होता है कि तभी कमरे से पनौती बाहर आती है जो कि रो रही थी। अब हरमन उसे वहीं खड़े रोता हुआ देख रहा था
और तभी वो उसे कहता है कि वो उसके दर्द को समझ सकता है। इसके बाद पनौती म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक चलाती है और हरमन को उसके साथ डांस करने को कहती है। डांस करते हुए हरमन उसे संभालने लगता है और तभी पनौती उसके नजदीक आकर उसे किस करने लगती है। कुछ देर बाद पनौती हरमन को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों पूरी रात घचाघच मचाते हैं। लेकिन इसके बाद भी पनौती को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप उठकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं हरमन भी उसकी फीलिंग समझ पा रहा था, इसलिए वो भी वहाँ से अपने घर जाने लगता है। फिर जाने से पहले पनौती उसे गुड नाइट बोलती है और हरमन भी उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। और ये शायद आखिरी बार था जब हरमन ने पनौती से बात करी, क्योंकि इसके बाद से पनौती उसे फिर कभी नहीं मिली। फिर अगली सुबह हरमन के पास पाइथन पेनिस आता है और वो दोनों आपस में बात करके अपना झगड़ा खत्म करते हैं। इसके बाद हरमन वहाँ से उठकर पनौती के घर की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि पनौती ये आइलैंड छोड़कर पिछली रात ही चली गई है और जाते जाते वो अपने पीछे एक नोट छोड़ गई है जिस पर हरमन का नाम लिखा था। फिर हरमन उस नोट को लेकर वहीं बैठ जाता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें पनौती ने लिखा था कि उसे ये आइलैंड छोड़कर अपने घर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसे बहुत से अधूरे काम पूरे करने हैं। साथ ही उसने ये भी लिखा कि उसे उम्मीद है कि वो उन दोनों के बीच में हुई उन चीजों को समझेगा और उन्हें गलत नहीं मानेगा। वो हरमन को हमेशा याद रखेगी और उम्मीद करती है कि वो भी हमेशा खुश रहेगा। अब ये बातें पढ़कर हरमन उस दिन के बाद से हमेशा ही पनौती को याद करता था और उस दिन के बाद से उसने पनौती को कभी नहीं देखा और ना ही उसे उसकी कोई खबर मिली। अब उसके साथ हुए इस इंसिडेंट ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था और अब वो एक लड़के से एक मैच्योर इंसान बन चुका था। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।